नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो कल के एपिसोड में यहीं से शुरुआत की गई थी कि वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं और केजरीवाल महोदय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए अपनी कोई व्यक्तिगत अदावत निकालने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया। ये बात स्पष्ट है। दूसरा ये है कि उस जो इसका जो बड़ा आयाम है और जो बड़ा पक्ष है कि केजरीवाल यानी इस देश के परिप्रेक्ष्य में केजरीवाल का क्या चरित्र है, क्या भूमिका है, वो भले मुख्यमंत्री हों या कुछ भी हों, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका क्या चरित्र है और जो है वो कितनी समस्या के मूलक हैं, यह देखने की बहुत आवश्यकता है। ये केजरीवाल जब राजनीति में नहीं आए थे तो उसके पहले की भूमिका उतना प्रासंगिक नहीं हो सकती, लेकिन इस संदर्भ में बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो केजरीवाल को अच्छा समझते थे और बाद में वो बुरे निकले। ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग यही बहाना, इसी तरह का तर्क जो है, जो कि मैंने यह खतरनाक तर्क है। केजरीवाल जब नौकरी में थे तब उनका क्या चरित्र था, अब इस संदर्भ में कहना ठीक नहीं है। और फिर जब वो राजनीतिक जब वो राजनीतिक जीवन में आए, सार्वजनिक जीवन में आए, तब उनका क्या चरित्र था, यह दिल्ली के लोगों को जानना चाहिए। और इसके विषय में स्पष्ट किया गया था कि जो यूपीए की सरकार में, यूपीए की सरकार जो कि 2004 से लेकर 2014 तक थी, तो सोनिया गांधी को बार बार विदेश जाना पड़ता था और भी उसके खर्चे थे, तो वो खर्चा सरकारी खजाने से उसको मीट करने के लिए, देने के लिए इन सबों ने उसको एक सरकारी पद दिया, मैंने जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसका चेयरमैन बना दिया और जो है
और वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक सरकारी संस्था हो गई और उसकी सलाह जो है पर ही जो है ये सरकार चलती थी। और उसमें अच्छा उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी हो गई और वो अपने चुनिंदा हैंड पिक्ड लोगों को उसमें शामिल कर लिया। तो उसमें योगेंद्र यादव भी था, यही जो अपने को बड़ा साफ पाक कहता है, उसी सोनिया गांधी जो कि इस देश की बहुत बहुत बड़ी डकैत है और बहुत कुछ लूटा है और देश के साथ गद्दारी भी इसने किया है और आज भी कर रही है। तो उसी के अधीन जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उसी में वो योगेंद्र यादव भी था। उसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए ये केजरीवाल भी बहुत लालायित था और इसने बहुत भाग दौड़ की थी। इस बात का प्रमाण वो दिग्विजय सिंह जो है, जो जेएनपीसी का नेता है, वो कहता है कि अरे यही केजरीवाल जो मेरे पास दौड़ते दौड़ते उनके चप्पल घिस गए थे, सिर्फ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का मेंबर बनने के लिए और सोनिया गांधी के अधीन। और वही केजरीवाल जो है जब वो नहीं बन पाया तो कह रहा है कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है सोनिया गांधी, उसके अधीन वो लालायित था काम करने के लिए, उसके अधीनता जो है वो स्वीकार करने के लिए जो है लालायित था और दौड़ भी लगाई। और वही केजरीवाल कह रहा है कि हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे। तो दिल्ली के जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनको जानना चाहिए और ये तर्क नहीं चलेगा कि हम तो केजरीवाल को नहीं जानते थे, उसको अच्छा जानते थे और वो बाद में बुरा हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो उसका चरित्र तो लोगों ने देखा है। फिर वो देश के लिए खतरनाक तब बन गया जब वो कन्हैया कुमार इतना घोर गद्दार जेएनयू के प्रांगण से खुलेआम ये नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना खतरनाक नारा, बताइए, किसी देश में वो भी खुलेआम। उसका जब ये समर्थन किया तब इसके मन की मंशा जो है सामने प्रकट हुई। यद्यपि जो है सिर्फ उसी की प्रकट नहीं हुई, कम्युनिस्ट वाले भी साथ में आ गए, सीताराम येचुरी, डी राजा वगैरह जो है। राहुल भी जो इस देश को टुकड़े टुकड़े देखना चाहता है, जो उसके मन में बसा हुआ है, वो भी इसके समर्थन में आ गया। लेकिन ये केजरीवाल भी उसके समर्थन में आया था। तो तभी देश के लोगों को सावधान हो जाने चाहिए कि ये केजरीवाल इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अस्थायित्व के लिए कितना खतरा है। इतनी जागरूकता की अपेक्षा है इस देश के लोगों से और ख़ास करके दिल्ली के जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं या आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन हैं और पंजाब के हमारे जो मतदाता गण भारतीय भाई बहन, उनसे अपेक्षा है देश की सर्वोच्चता, देश का महत्व जो सबसे ऊपर है। यदि ये इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये केजरीवाल शुरू से इस मुल्क के लिए बहुत एक खतरा है। जब उसने कन्हैया कुमार का समर्थन किया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और ये मोदी महोदय की भी गद्दारी कम नहीं है। उस कन्हैया कुमार को यानी देशभक्ति का तकाजा ये कहता है और इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की सुरक्षा का तकाजा ये कहता है कि इतने खतरनाक नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार यानी घोर गद्दार कन्हैया कुमार को सेना के हवाले करना था। ये मोदी महोदय उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिए। इस पर विस्तार से बहुत बताया गया है।
कोर्ट ने क्या, कोर्ट की भी असलियत सामने आ गई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसको दिल्ली हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने उसको जमानत दी। तो ऐसे ऐसे लोगों की, चाहे वो न्यायालय में भी बैठे हों, उनके देश के प्रति यानी क्या संवेदनशीलता है और कितनी उदासीनता है, यह भी सामने आ गया। लेकिन सारे मौके ये मोदी महोदय ने जो है देश के गद्दारों को देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका दिया। तो अब ये उस पर विचार विमर्श होगा तो विषय कुछ और दिशा में चला जाएगा। तो ये केजरीवाल की असलियत जो है वहीं से शुरू होती है कि जब वो इतना खतरनाक नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका खुलेआम समर्थन किया था। और जब मोदी महोदय ने अदालती प्रक्रिया में उसको उलझाया तो दिल्ली पुलिस ने 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनाई और जब फाइल इस केजरीवाल के पास पहुंची, ये केजरीवाल उस फाइल को लेकर के 8-9 महीने बैठ गया। तो इसके गद्दारी के देश खिलाफ, देखिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मुल्क की, और मुल्क की हिफाजत कैसे महफूज रहे उसी की बात कर रहा हूं। उस फाइल को लेकर के 8-9 महीने ये बैठ गया। ये तो देश के खिलाफ गद्दारियों का इसका एक इतिहास है, रिकॉर्ड है इसका। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, और जबकि कई बार यूट्यूब के माध्यम से बोला भी गया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज भी ये वो पढ़े लिखे तबकों में भी एक सुना गया था कि ये कोई बहुत उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए थे अधिकारी, तो बोले भाई कि जब हमको मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जब दे रहा है तो उसी को ना वोट देंगे। ये पढ़े लिखे लोग। तो खैर जब ये बात होती है कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी में का मैं भी सवाल करता हूँ, तो लोग एक रटाया और मुद्दे को भटकाने वाला वो उत्तर देते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले ही देते हैं। लेकिन जब उनको बताया कि नहीं भाई, ग्रेटर कैलाश के लोग भी, जहाँ पर लोगों के 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ और 100 करोड़ के मकान हैं, संपन्न लोगों ने ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के चक्कर में या कैसे भी इस अभिशाप को समर्थन दिया था। और दिल्ली के लोगों ne किस तरह से प्रचंड बहुमत 60 में से 70 में से 67, 70 में से दूसरी बार 66। समस्या तो यहाँ है ना। तो लोग कहते हैं कि तो मानसिक जो बार बार ये भारतीय जनता का दल कर रहा है, जो देश का सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे औसत भारतीय भाई बहनों का जो मानसिक गुलामी है, देश के दुश्मनों को पहचानने में बहुत बड़ी चूक हो रही है। उसी का केजरीवाल जैसे लोग जो इस देश के लिए खतरनाक हैं, जो है उसका फायदा जो है वो उठा रहे हैं। तो अब वो फाइल लेके बैठ गया। और इतना ही नहीं, ये बताया गया है पहले भी कि जब यही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी में थे, यही केजरीवाल इन दोनों से देश के खिलाफ गद्दारी वाला वक्तव्य कश्मीर पर दिलवाया। इसने जरा देश के लोग समझें, यही केजरीवाल योगेंद्र यादव से और प्रशांत भूषण से देश के खिलाफ गद्दारी वाला वक्तव्य कश्मीर पर उसने दिलवाया, जिसको कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये दोनों वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी आगे बढ़ करके इन दोनों ने, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने उसके आगे बढ़ करके भी गद्दारी की।
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से सुने। कश्मीर समस्या पर कई एपिसोड भारतीय जनता दल वो जारी कर चुका है, और खास करके कश्मीर फाइल्स पर के भी पृष्ठभूमि में ये बता चुका है कि ये बीजेपी वाले कश्मीर फाइल को बनवा करके जो उस समस्या को जो हमारे अब कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो साजिश की गई, जो उनकी हत्या की गई, जो भी है, उसको ये बीजेपी वाले जो है हिंदू मुस्लिम बना करके समाज में वो नफरत वो फैलाने का एक वो षड्यंत्र कर रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी समस्या के जड़ में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। तो ये दो बड़े राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं बीजेपी वाले। गद्दार नेहरू की कश्मीर के संबंध में जो गद्दारियां हैं देश के खिलाफ, उसको ये ढक रहे हैं बीजेपी वाले, और इस मुद्दे को जो हिंदू मुस्लिम के नफरत के रूप में इसको फैलाता है। तो बीजेपी वाले कितने इस देश के लिए अभिशाप बन गए हैं, ये हमारे देश के लोग बहुत गौर से ये समझे, बहुत गौर से इसको देखें। तो आ जाइए उस पर कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस कश्मीर पर बोला था, जबकि उसने लाख कोशिश कर लिया। वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, हालांकि लोग बताते हैं कि शायद अब तो कई डायरियां भी सामने आ रही हैं, तो कई डायरियां भी सामने आ रही हैं। थोड़ा सा कई कनेक्टेड चीज़ें रहती है, तो बताने में वो विषय के भटकने का डर रहता है। तो अब डायरियां सामने आ रही हैं। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की जो पत्नी थी एडविनो माउंटबेटन, उसके प्रेम जाल में फंसा हुआ था। और वैसे भारतीय जनता दल व्यक्तिगत बातों पर उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। वैसे सभी देशवासियों को जानना चाहिए कि यदि कोई सार्वजनिक जीवन में है तो उसका कुछ भी प्राइवेट लाइफ भी वो प्राइवेट गतिविधि, प्राइवेट लाइफ भी उसकी प्राइवेट नहीं रह जाती है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट का या किसी कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ही स्पष्ट फैसला है कि इन ए पब्लिक लाइफ नथिंग इज प्राइवेट। इन ए पब्लिक लाइफ नथिंग इज प्राइवेट। तो इसके बावजूद भी भारतीय जनता दल उन जो उनका प्रेम जाल है, अनैतिक संबंध है, इस पर ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दे करके ये नेहरू जो है इस भारत के खिलाफ कितना बड़ा अभिशाप था, कितना बड़ा गद्दार था। इन्हीं बातों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने देश को जो है वो समझा रहा है, वो और उसकी सच्चाई जो है सामने ला रहा है। तो संक्षेप में कि जो जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हो चुका था, क्योंकि उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के का ये चूंकि एजेंट था, ये भारत विरोधी बहुत खतरनाक एजेंट था। तो और जो एडविनो माउंटबेटन, जो कि माउंटबेटन की पत्नी थी, इन दोनों के इशारे पर, इन्हीं दोनों इशारे पर जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, क्योंकि उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की उसने पुरजोर कोशिश की। जब उसमें देखिए प्रधानमंत्री है भारत का, और उस कश्मीर को अपने दुश्मन पाकिस्तान के हवाले करने की इसने पूरी पुरजोर कोशिश की, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। जब उसमें कामयाब नहीं हो पाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तब उसने वक्तव्य दिया कि भारत के जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जो है जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, देखिए
इतना बात जान लीजिए कि जितने भी मुद्दे हैं इसमें नेहरू की गद्दारियों के और इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों की, जो कि भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने ला रहा है, ये बीजेपी और आरएसएस वाले उस नेहरू की भी गद्दारी को छुपाते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी की भी गद्दारी छुपाते हैं और उसको एंटी मुस्लिम की दिशा में उसको घुमा देते हैं। ये गद्दारी है आरएसएस वालों की और बीजेपी वालों की। इस संदर्भ में सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों की गद्दारी नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में पूरा का पूरा जितना भी वो उसका बौद्धिक वर्ग का तबका है, वह भी नेहरू की गद्दारियों, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों पर एक शब्द भी नहीं बोलता, तो वो भी उतना ही गद्दार है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग का जो तबका है, वह मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों, जो देश के खिलाफ गद्दारियों पर और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलता, उसको ढकता रहता है। उसकी पूरी ताकत लगती है सिर्फ जो है बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ, तो वो भी तबका उतना ही गद्दार है जितना कि बीजेपी वाले जो हर मुद्दे को जो है, अब जितनी भी गद्दारी, जितनी भी मुल्क के खिलाफ गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की और नेहरू की, उसको जो है एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट में उसको उसी दिशा में वो घुमा देते हैं। इसलिए कि आज 3-4 साल से ये मतलब ये इस संबंध में कि ये सब कितने खतरनाक हैं, मुल्क के लिए कितने डेंजरस और अभिशाप हैं, इसका खुलासा जो है वो डेली प्रतिदिन भारतीय जनता दल ये सामने वो रख रहा है। और ये बीजेपी के जितने भी सभासद हैं उसको ये कह रहे हैं कि भाई ये चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो चाहे ये जवाहरलाल नेहरू हो, ये खतरनाक तो हैं। वो खतरनाक इसलिए हैं कि वो मुसलमान हैं, साबित करते हैं, एक पीढ़ी पहले 2 पीढ़ी पहले। तो ये इनकी मंशा को पढ़ने की जरूरत है। तो खैर इस पर हम एक अलग से वीडियो और विस्तार से, और वीडियो से नहीं होगा, अब तो बहुत जल्द हम लोग मैंने भारतीय जनता दल संगठित होकर के अपने आवाम के बीच में आएगा, इन सारी बातों का खुलासा करेगा। तो बात चल रही थी कि जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर और एडमिनो माउंटबेटन जो कि माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल था, उसकी पत्नी के इशारे पर उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की पुरजोर कोशिश किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उसने इस तरह का वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसको जरा समझे कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस तरह का वक्तव्य उसने यूं ही नहीं दिया था। उसकी मंशा को पढ़ने की जरूरत है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को। उसकी क्या मंशा थी कि जम्मू कश्मीर में जो आवाम थी वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बाहुल्य था, उनकी मेजॉरिटी है, वो बहुसंख्यक है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में ये मंशा थी कि हमारे उन्हीं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में मैंने बरगला करके, झूठ और अफवाह का शिकार बना करके, उनको झुठला करके, उनको फुसला करके पाकिस्तान के पक्ष में लाया जा सकता है। किनको? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को। इसी मंशा से उसने बोला अच्छा लाया जा सकता है और जनमत संग्रह जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में लाया जा सकता है
और इस प्रकार वो कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको वो पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। ये मंशा थी, ये गद्दारी थी, वो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू। जरा इसको समझिए, मैं फिर से थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, वो बहुसंख्यक हैं, बाहुल्य है उनका। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि ये जो हमारा तबका है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, इसको जो है पाकिस्तान के पक्ष में झूठ और अफवाह का शिकार बना करके, इनको बहका करके, फुसला करके, बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में लाया जा सकता है और पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है भारत के खिलाफ। और इस प्रकार वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वो पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। इसीलिए उसने वक्तव्य दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। इतना खतरनाक था वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत के खिलाफ। भारत का प्रधानमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री था भारत का, लेकिन मैंने सारा कुछ जो है भारत के खिलाफ जो है सारी नीतियां, सारे प्रयास और सारी गद्दारियां कर रहा था। तो खैर, तो लेकिन उसके मन में जो बात थी कि भाई यदि इस तरह से जन्म संग्रह होता है और जन्म संग्रह का ये परिणाम होता है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में आता है, तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। शायद किसी दबाव में वो ये बात नहीं कह पाया था, वो बात ये नहीं कह पाया था। लेकिन ये केजरीवाल अपने इन्हीं सिपा सालारों से, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से यह भी कहलवा दिया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इस केजरीवाल को देखे कि मैंने किस असर का जो है ये खतरनाक और गद्दार है। कन्हैया कुमार का तो वो समर्थन किया ही, जो कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर पर इन्हीं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से ये वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर पर जो है जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए। और यदि और इसके बाद वाला जो पोर्शन जिसको कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू का मैंने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, उसको ये गद्दार केजरीवाल अपने दो गद्दारों से योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से कहलवाया, यदि जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। कल्पना करिए, हमारे देश के लोग और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम और बीजेपी वाले भी जानते होंगे, लेकिन बीजेपी वाले जिस प्रकार नेहरू की रक्षा करते हैं, वो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार ये गद्दार केजरीवाल की भी रक्षा करते हैं। और बराबर भारतीय जनता दल के, अरे भाई इस अभिशाप को हटाइए। जनता ने, हमारे देश की जनता ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को देश के खिलाफ गद्दारी करने का अधिकार मिल गया। तो मोदी महोदय को जानना चाहिए। इस संदर्भ में एक और थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। वही शायद हाँ बीजेपी की ओर से कह रहा था कि साहब ये लोकतंत्र है और किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता लोकतंत्र में। ऐसा है कि ये बीजेपी वाले जो है, इन्हीं जीएनपीसी की तरह झूठ बोलना और कुतर्क रचना उन्हीं के बराबर। हालांकि
उसमें तो उन समय की पूरी महारत हासिल है, पूरा मास्टरी है उन समय की। ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं बीजेपी वाले, झूठ बोलने की और कुतर्क देने की। तो बीजेपी वालों जरा सुनिए आप लोग कि चुनी हुई सरकार को ही बर्खास्त करने का भारत के संविधान में धारा 356 जो है वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कहाँ पर? जो राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं काम कर रही है, मतलब जहाँ पर कानून का राज्य नहीं है, जहाँ पर जंगल राज्य है, उसी के इलाज के लिए है, भले वो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई क्यों न हो। तो यह लोकतंत्र के अधीन है। ये तो इस तरह का कुतर्क जो है सिर्फ इसलिए कि मोदी की कायरता, मोदी ने जो इस देश में कायरता जो वो फैला रखी है, उसी कायरता के जरिए, कायरता के कारण जो हमारे देश में संघीय अराजकता, संघीय अनुशासनहीनता, संघीय जो है दुर्व्यवस्था, माने फेडरल एनार्की, फेडरल इनडिसिप्लिन और फेडरल डिसऑर्डरनेस जो इनकी कायरता ने मैंने इसका तांडव करा रखा है, उसको ढकने के लिए बीजेपी वाले इस तरह का कुतर्क वो दे रहे हैं कि सब लोकतंत्र है। तो खैर हमारे देश के लोग जान जाएं और देश के लोग जानकर जागरूक हो जाएं, तो चुनाव के वक्त में इनका इलाज कर दें बस, तो इनकी हैंकड़ी जो है बीजेपी वालों की निकल जाएगी। जो हमारी आवाम को कोई इतना कमज़ोर समझते हैं और इतना वो बेवकूफ़ समझते हैं, इनकी सारी हैंकड़ी जो है हमारी आवाम जो है जागरूक होकर के वो निकाल देगी। ऐसी बात नहीं है। तो बहुत गुमान में न रहे और बहुत घमंड में तो हैं। ये तो देखने को मिल रहा है। तो बात हो रही थी कि केजरीवाल जो है अपने उस प्रशांत भूषण, दो गद्दारों प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के द्वारा वो गद्दारी भरा वक्तव्य दिलवाए जम्मू कश्मीर पर। हमारे देश के लोग, हमारे खास करके दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, दिल्ली के मतदातागण, हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, पंजाब के हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, इस पर गौर करिए। इसको वोट देना बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय अभिशाप है, नेशनल स्लर है। मोदी महोदय की कायरता से उपजे इस संघीय अराजकता, संघीय अनुशासनहीनता और संघीय दुर्व्यवस्था, और वो ये तीनों अब जो है देश के खिलाफ भी जा रही है। जैसे ममता बनर्जी जो इतनी उदंड है कि वो बोलती है कि मैं पश्चिम बंगाल से जितने भी हिंदी भाषी हैं, जितने भी यूपी बिहार के गुंडे हैं, जितने गुजरात गुंडे हैं, उनको मैं बाहर निकलवा दूंगी या पश्चिम बंगाल में फेंकवा दूंगी। इस देश में जो इस तरह का भेद विभेद करता है वह इस देश का शत्रु है, वो भी खुलेआम। तब भी मोदी महोदय की अकल जो है खुली नहीं कि कितनी खतरनाक है। और अब ये विषय भटक जाएगा, मतलब कि थोड़ा। तो केजरीवाल के विषय में बात हो रही थी। तो केजरीवाल कितना खतरनाक है। बाद में तो खैर ये कुमार विश्वास ने या और भी स्रोतों से कि भाई ये खालिस्तान समर्थक भी है। तो हमारे देश के लोग, खास करके हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, पंजाब के मतदातागण भारतीय भाई बहन, इन जो राष्ट्रीय मुद्दों को, अब जैसे पंजाब का नाम लिया जाता है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी
कि वो केजरीवाल जैसे गद्दार को हमारे जो पंजाब की आदरणीय आवाम जो है उसको वोट कर रही है। भारतीय जनता दल का बस इतना ही कहना है, उसको गौर करिए और एक पश्चाताप जो है, इसका पश्चाताप कैसे हो सकता है इस पर गौर करिए। तो मोदी महोदय के जो कायरता है, उनकी प्रशासनिक कायरता नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा या इकबाल बिल्कुल तबाह कर दिया। तो उस कायरता से जन्मे प्रधानमंत्री मोदी महोदय की कायरता से जन्मे उपजे संघीय अनुशासनहीनता, संघीय अराजकता, संघीय जो दुर्व्यवस्था अब इस कदर तक आ गई है कि मोदी महोदय हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस को आपस में ये लड़वा रहे हैं। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, जो पुलिस अनुशासन के लिए है, उसको ये आपस में लड़वा रहे हैं। मोदी वो ये आपस में लड़वाई जा रही है मोदी जी की कायरता से जन्मी या उपजी संघीय अराजकता, संघीय दुर्व्यवस्था, संघीय अनुशासनहीनता। अब इनको शर्म भी नहीं आ रही है मोदी महोदय को कि ये इस कदर, और ये तभी से शुरू हो गया था, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जब मोदी महोदय ने प्रधानमंत्री पद का जो औरा होता है, जो उसकी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा या गरिमा या इकबाल होता है, जब इन्होंने नष्ट कर दिया तो यानी केंद्रीय संस्थाओं की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। वो चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसने शुरू कर दिया, सीबीआई को रोक दिया। इसके बाद उसी का अनुसरण करते हुए ये जो देश विरोधी है ममता बनर्जी, इसने भी सीबीआई को रोक दिया कलकत्ता में। फिर तो वो सिलसिला वो उछल पड़ा। फिर इसके बाद ये उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करवाया। देखिए इनकी कर्तव्य तो अब देखिए ना, अरे अब तो चोरी छुपे जो है बीजेपी के नेता भी कहने लगे हैं। शायद ये सुनने में आया कि ये विजेंद्र गुप्ता कोई बीजेपी का नेता है दिल्ली में, और शायद कभी वो यानी विपक्ष का नेता या सदन में मैंने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता भी हुआ करता था। उसने कहा कि भाई मोदी जी की कायरता के शिकार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हो गए हैं उनके कायरता के कारण। हालांकि विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा उतनी उनको शायद यानी नहीं मिल पा रही होगी। लेकिन भारतीय जनता दल सिर्फ अपनी आवाम के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में कह रहा है कि इनकी जो कायरता है कितनी घातक हो रही है इस मुल्क के लिए, उसको जो है ये बताया जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी के कुछ आए थे कुछ उसके नेता या कार्यकर्ता भारतीय आवाम ताकत दल के पास कि अच्छा इसके पहले तो अब जो है अब ये केजरीवाल जो है स्टेट मशीनरी और पुलिस जो कि जनता की सुरक्षा के लिए होता है, अब ये पर्सनल अदावत, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, पर्सनल इनेमिटी को सेटल करने के लिए अब उसका इस्तेमाल कर रहा है। और वो पंजाब की पुलिस को दूसरे के
जुरिडिक्शन में भेज करके। और वो पुलिस जो पुलिस का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो भी नहीं करती है। सिविल ड्रेस में जाकर के वो जाकर के दबिश देती है इनके यहाँ बग्गा वगैरह को। और जब गिरफ्तार करके ले भी जाते हैं तो भी जो अपमानजनक तरीकों से। जो अब ये जो पगड़ी वगैरह तो ये एक आस्था का प्रतीक है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, उसका भी अपमान जो है वो करती है वो पंजाब पुलिस। तो पंजाब पुलिस, जैसा कि बताया, पंजाब पुलिस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ये तो केजरीवाल के इशारों पर हो रहा है ना। तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, वो गौर से देखें कि उन्होंने किस अभिशाप को यानी प्रेसिडेंट मोहम्मद से 2 या 3 बार से दिल्ली में बिठा रहे हैं और ये पंजाब में बिठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध और ये कलंक, राष्ट्रीय कलंक जो है लाया गया है, अभिशाप लाया गया है हमारे जो है दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों के द्वारा और हमारे पंजाब के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों के द्वारा। तो उसका पश्चाताप होना चाहिए। तो ये असलियत है। और मोदी महोदय जब से आए हैं तब से जो है वो ममता बनर्जी हो, चाहे जो है वो विजयन हो, कम्युनिस्ट वाला जो है केरल का, और अब तो आलम ये हो गया कि मुख्यमंत्री अपनी हर गलती जो है मोदी के ऊपर सब टाल रहे हैं। जो हिंसा हुई ये गहलोत के क्षेत्र में राजस्थान में, तो गहलोत क्या बोल रहा है? गहलोत ये बोल रहा है कि देश में सद्भाव लाने के लिए मोदी जी जो है भाषण करें। और पूरे राजस्थान में इसने सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक नफरत और हिंसा इसने फैलवाई, वो गहलोत ने। देश ने देखा होगा। और इसी प्रकार जो कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी या तो वो नेतृत्व नहीं कर पाई, या तो जो है उपद्रवियों को शह दिया है कर्नाटक की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने। बल्कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या माननीय जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का वो उनकी नीति, उनका जो यानी प्रबंधन है वो सराहनीय है। और खास करके तमाम ईद के अवसर पर जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक जो ईद मना पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को। तो कुछ मायनों में इनकी मंशा साफ रहती है, लेकिन बाकी तो सब जो है, मैंने ये जिसे गहलोत है, उद्धव ठाकरे है, विजयन है, MK स्टालिन है और ये ममता बनर्जी है, इनकी मंशा ही साफ नहीं है। देश में हिंदू बनाम मुस्लिम का नफरत फैलती रहे, ये सब के सब ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, गहलोत, विजयन, MK स्टालिन और ये केजरीवाल सभी चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम का की नफरत फैलती रहे, देश कमजोर रहे। और यही नहीं, साथ सुनने में आया था कि उसने साथ कोई प्राइवेट माने कन्वर्सेशन में या गुफ्तगू में या इंटरव्यू भी कर ले, जिस रूप में भी आप मान लीजिए, ये साथ बोला है इसने, केजरीवाल ने, भाई पंजाब का या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या स्वतंत्र रूप से मैं इसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये साथ बोला है। इसका मतलब कि पंजाब को भारत से अलग कराने की भी इसकी मंशा है।
ऐसे खतरनाक तत्व को हमारे देश के लोग, हमारे खास करके हमारे पंजाब के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, पंजाब के हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, इतने खतरनाक आदमी को ठीक से निपटाने की जरूरत है। आज देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा ये चिंता का विषय है। तो ये सब के सब मोदी अलग से प्रधानमंत्री और देश के ये सारे दुश्मन जो है, केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, विजयन, गहलोत, उद्धव ठाकरे, इनकी गतिविधियां जो है वो देश विरोधी हैं। इन पर जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहन गंभीर हो, विचार करें। देखिए, भारतीय ममता गठबंधन पूरे देश में ये जितना बिखराव है, नफरत है, उसको समाप्त करके सभी भारतीय भाई बहनों में सद्भाव, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए ये कोशिश कर रहा है। और मोदी महोदय ऐसी ताकतों को ये साथ दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। थोड़ी चर्चा जो है, ये जो हमारे देश का जो इलीट वर्ग है या इलाइट वर्ग है, ELIT इलाइट वर्ग है, और बौद्धिक वर्ग है, जो कि कुछ अपवादों को छोड़ करके, जो कि जो देश हित की जो बातें हैं उसके साथ नहीं होता। वो अब कोई आज वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उतना ध्यान न देते हुए, वैसे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसकी ऐतिहासिक जड़ें भी हैं, और इस तरह की समस्या का बहुत अच्छी तरह से पहचान और दूरदर्शिता हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो इस देश को चेताया है। यानी काफ़ी एनालिसिस के बाद, काफ़ी विश्लेषण के बाद उन्होंने जो उसका मर्म जो निकाला है कि ये जो हमारा जो संभ्रांत वर्ग है, इलाइट वर्ग है, जो हमारा बौद्धिक वर्ग है, और ये बौद्धिक वर्ग ये हमेशा साधन पर काबिज रहता है, तंत्र पर काबिज रहता है, बुद्धि इसकी बहुत तेज चलती है। यदि ये वास्तव में देश के मुद्दों के प्रति ये संवेदनशील हो, देशभक्ति की भावना इसमें हो, और देश के विषयों पर जो है देश हित में ये सोचना शुरू करे, तो ये देश का अभिशाप बनने के बजाय ये बहुत ही कीमती संपत्ति बन सकता है। लेकिन अफसोस ये दो अवगुणों को देखिए, ये सारी बातें बौद्धिक वर्ग के विषय में कुछ इक्का दुक्का छिटपुट मैंने कुछ प्रतिक्रिया आती है। भारतीय ममता गठबंधन जो पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता के लिए जो कोशिश कर रहा है, तो इक्का दुक्का छिटपुट आती है। लेकिन मैं जनरल जो बौद्धिक वर्ग का जो चरित्र है, जो इस देश के लिए घातक है, उसके विषय में थोड़ा अवगत कराने की कोशिश कर रहा है। इस विषय में पहले ही कह दे रहा है कि इसको आलोचना के रूप में कतई मत लीजिए। यह एक कमी है, यह एक मर्ज है, एक बीमारी है, एक समस्या है, इस पर गंभीर होइए। जब तक समस्या का ज्ञान नहीं होगा, उसके नेचर का पता नहीं होगा, बीमारी का पता नहीं होगा, तो उसका इलाज भी संभव नहीं है। और बीमारी का पता और जो है उस बीमारी का कबूलनामा आत्मा से, तब तक उसका इलाज जो है संभव नहीं है। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उसको बिल्कुल हमारे पूरे देश के लोग और खास करके ये जो इलाइट वर्ग है, बौद्धिक वर्ग है, इसको ध्यान से सुनना है कि स्वामी विवेकानंद ने इस इलाइट वर्ग और बौद्धिक वर्ग के विषय में क्या कहा था। उन्होंने कहा था,
The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. उनका कहा कि जब भी कोई देश हित की बात हो, देश हित का विषय हो, वो मुद्दा हो, उसमें सबसे पहले समर्थन आपको इस देश की जो आम आवाम है, आम भारतीय भाई बहन है या गरीब भारतीय भाई बहन है, उनका समर्थन आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे अधिक मिलेगा। लेकिन जो इलाइट वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, वह नैतिक रूप से या वैसे भी मर चुका है। वो स्थिति आज भी है जो स्वामी विवेकानंद ने इस इलाइट वर्ग के विषय में और बौद्धिक वर्ग के विषय में जो चेतावनी दी थी, आज भी है। और हमारे बाबा साहब अंबेडकर, जिनके विषय में कुछ उनके विरोधी निराधार रूप से उन पर आरोप लगाते हैं कि ये हमारे बाबा ये अंबेडकर जी तो जो है वो हमारे देश की जो या हम जो विश्व के गुरु हैं, हमारे यहाँ इतने विद्वान पैदा हुए, इतने ज्ञानी पैदा हुए, सब बात हुए, उसको ये नकारते हैं। भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है ऐसे लोगों से कि बाबा साहब ने कभी भी वो नकारा नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे विद्वान होते हुए भी इस देश के लिए उपयोगी नहीं हो पाए, उन कारणों पर वो गंभीर हैं। इसको समझने की जरूरत है। और वो क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। वो ये कहते हैं कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। फिर से सुन लीजिए, हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़कर जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। आपने एकलव्य की कथा सुनी होगी, बहुत वो धनुर्विद्या के वो पारंगत थे। अर्जुन को जो है धनुर्धर अर्जुन बना दिया, लेकिन उनके मन में क्या था कि सिर्फ अर्जुन ही जो है सबसे बड़े धनुर्धर है, और जो जिस एकलव्य को उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उससे मांग रहे हैं दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा क्या मांग रहे हैं, ताकि वो यानी जो है ताकि वो धनुष ही नहीं चला पाए। तो इतने बड़े विद्वान हैं वो द्रोणाचार्य, लेकिन बौद्धिक रूप से वो बौद्धिक रूप से उनकी वो ईमानदारी नहीं थी। वो तो हम ऐसे मिलेंगे। तो बाबा साहब की जो चेतावनी है, बौद्धिक रूप से ईमानदारी, या इसको आप जो गांव देहात के अवधारणा में या उसकी पृष्ठभूमि में जरा देखिए। मान लीजिए कि कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का कोई व्यक्ति है, तो बौद्धिक रूप से वो ईमानदार नहीं रहा, या बौद्धिक रूप से बेईमान हो गया, या मतलब उसकी नीयत खराब हो। वही है बौद्धिक रूप से बेईमान होना, मतलब उसकी नीयत खराब होना। तो यदि उसकी नीयत खराब होगी, जो गांव का आदमी है, जो कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो अधिक से अधिक क्या वो क्या नुकसान करेगा। एक वो गन्ने का पेड़ या ये गन्ना वो उखाड़ लेगा, चने की नहीं और मटर की कुछ फली वली या चने की मटर फली वली उखाड़ लेगा। वो इतना ही नुकसान कर सकता है। अब आ जाइए, जो विद्वान हो गया, पढ़ लिख लिया, सिविल सर्विसेज को बिल्कुल क्वालिफाई कर ले गया, IAS बन गया, सेक्रेटरी बन गया, चीफ सेक्रेटरी बन गया,
क्योंकि विद्वान था वो, ज्ञान उसने बहुत अर्जित किया, पढ़ा लिखा, रट्टा मारा और कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, जो भी बन गया। अब जब उसकी नीयत खराब होती है, जब वो बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं रह पाता है, या बौद्धिक रूप से वो बेईमान हो जाता है, या छोटे शब्दों में जब उसकी नीयत खराब होती है, तो हमारे देश के संसाधन, हमारे देश के खजाने पर अरबों खरबों का वो चाकू चलाता है। इसी समस्या की ओर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान दिलाया था। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके ये बौद्धिक बेईमानी का शिकार है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। इसके और भी घातक अवगुण हैं। एक अवगुण है व्यक्तिगत स्वार्थ, बहुत घटिया किस्म का, बिल्कुल ये डूबे रहते हैं उसमें, और सुविधा भोगी, और इनकी इन्हीं आदतों के कारण होता क्या है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास जिसको बोलते हैं, राजनीतिक, हालांकि भारतीय जनता दल तो कहता है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके ये भारत विरोधी ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में, चूंकि ये विखंडनकारी ताकतें हैं, तो उनके नेता जो कि इस देश के लिए अभिशाप हैं, उन अभिशाप नेताओं के आगे या उन अभिशाप मंत्रियों के आगे एक कहावत है अंग्रेजी में, when they are told to bend they start crawling। इसका अर्थ हुआ कि जब इस बौद्धिक वर्ग जो कि ब्यूरोक्रेसी के रूप में ये कहावत वो चल पड़ी है कि जब उनको झुकने के लिए कहा जाता है तो वो घुटनों के बल जो है वो रेंगना शुरू करते हैं। इस तरह की कहावत वो क्यों कि व्यक्ति के स्वार्थ के वो बिल्कुल शिकार है, सुविधा भोग के वो शिकार है। ये सारी और भी कमियां, तो ये हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, और सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी में ही है ऐसा नहीं है, जुडिशियरी में तमाम जजेज हैं। अब देखिए जो उसने गद्दार कन्हैया कुमार को जमानत दिया और भी फिल्मी गाना लिख करके, उसके दिमाग में नहीं आया, उसके दिमाग में इस देश का ख्याल नहीं आया। वो कह रहा है कन्हैया कुमार कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जमानत दिया उसने फिल्मी गाना लिख करके। तो न्यायपालिका में भी है, न्यायपालिका में भी बौद्धिक वर्ग इन्हीं दुर्गुणों का शिकार है। चाहे न्यायपालिका में कार्यरत हो, चाहे वो रिटायर्ड हो। ये भारतीय जनता तक, और वो जो बताया जा रहा है उसी मिरर में, उसी कसौटी पर, उसी टच स्टोन पर अपने को देखे ना कि भारतीय जनता दल कितना सही कर रहा है, और जो है वो कांटेम्प्ट वगैरह के कांटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में न पड़ा। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश कितना असुरक्षित हो गया है इन लोगों से, उसी पृष्ठभूमि में देखा हूँ। तो बताया गया है कि भाई ये व्यक्तिगत घटिया किस्म का, बहुत नीचे स्तर का जो है ये स्वार्थ के ये शिकार होते हैं, और सुविधा भोग के जो अवगुण होता है उसके शिकार होते हैं। और व्यक्ति के स्वार्थ इतना कि जो है इन पर एक कहावत भी मैंने कुछ लोग बनाए हुए हैं कि व्हेन दे आर टोल्ड टू बेंड दे स्टार्ट क्रॉलिंग, यानी जब उनको झुकने के लिए कहा जाता है तो ये घुटनों के बल जो है वो रेंगने लगते हैं। ऐसे नहीं, और किसके द्वारा? उन अभिशाप नेताओं के सामने, जो नेता इस देश के अभिशाप हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा जो बौद्धिक, और इसके बाद ये मीडिया भी, अब देख लीजिए ना, द हिंदू पूरी गद्दारी करता है। द हिंदू के विषय में
मैं बताना चाहता हूँ कितने बीजेपी नेताओं से, कितने आरएसएस के नेताओं से मैंने पूछा कि भाई हिंदू के विषय में जानते हैं? अरे साहब, जो जो हिंदू उसमें लिखा हुआ है तो फिर क्या कहना हुआ? हमारी जैसी गाय पवित्र होती है वैसे ये अखबार पवित्र है। हिंदू के विषय में एक शब्द बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं, एक शब्द जो है वो आरएसएस वाले नहीं बोलते हैं। हिंदू कितना इस देश के लिए डायबॉलिकल है, कितना खतरनाक है, इन सबों के मुंह से एक नहीं जाता। लेकिन देखिए, हम बार बार इस बात की चेतावनी देते हैं, और चेतावनी मैंने वो सजग करते हैं कि यदि हम आरएसएस बीजेपी वालों की बात करते हैं तो कोई भी दूसरे तबके से ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की ओर से या एनसीपी की ओर से या टीएमसी की ओर से हिंदू पेपर के विषय में कुछ कहा जाए, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बौद्धिक वर्ग की ओर से एक शब्द नहीं। तो हिंदू पेपर के विषय में एक बार हमको मौका मिला था, मैं हैदराबाद गया था और एक कोई वकील थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, तो हमने उससे पूछा कि हिंदू पेपर तो काफ़ी लोकप्रिय है दक्षिण भारत में, क्या कहना है आपका? तो वो पहले व्यक्ति हमको मिले, उन्होंने कहा भाई ये चीन के विषय में बहुत कुछ लिखता है, लेकिन वो भी सच्चाई को थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने बताया, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है, यानी देश के खिलाफ गद्दारी करना और चीन की बातों को फैलाना, दुश्मन चीन की बातों को फैलाना वो। लेकिन अब उसकी पैठ तो देखिए, वो आईएएस की तैयारी करने वाले या सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी सामग्री लाता है, मटेरियल लाता है, बहुत अच्छा एडिटोरियल अच्छी इंग्लिश में लिखता है। तो आईएएस की तैयारी करने वालों का तो सबसे चाहता पेपर है द हिंदू, इंग्लिश डेली। आप जामिया मिलिया में भी जो अब जाइए, जो आईएएस की जो आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उनसे भी पूछ लीजिए। और जो तो है वो उनका चाहता पेपर द हिंदू है। अब बताइए, जो इस देश का इतना बड़ा गद्दार पेपर है ये द हिंदू, उसकी मानसिकता वाले सिलेक्ट होकर के इस ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, सचिव बन रहे हैं, सेक्रेटरी बन रहे हैं। तो किस तरह से ये कैंसर की तरह जो है ये घुस रहे हैं उसमें। तो बात चल रही थी ये मीडिया, तो मीडिया में जो सरेआम गद्दारी कर रहा है, और भी मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, उनको भी देख लीजिए। ये सब जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार झंडा चौकड़ी काकस के ही पक्ष में या उसके इर्द गिर्द घूमने वाले टीएमसी और ये एनसीपी, शिवसेना, इसी के पक्ष में वो माहौल बनाते हैं। ये जो अंग्रेजी के पेपर हैं जो मैंने अभी बताया है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, और हितवाद है, और हिंदी में भी दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, एक जो ये दैनिक जागरण है, ये दिखाता है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन इसके मन में डर रहता है कि कभी भी कांग्रेस आ जाए तो बदला हमसे लेने लगेगी। तो इसके भी पक्ष में ये माहौल बनाता है दैनिक जागरण वाला। इसका मालिक कोई गुप्ता करके। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, इनका तो आप देख लीजिए। और जो शिक्षण संस्थाओं में, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एकेडमिशियंस हैं, शिक्षाविद हैं, वाइस चांसलर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और रीडर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, और जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनमें भी राष्ट्रीय मुद्दों पर
कोई संवेदना नहीं, न कोई कुछ अपवादों को छोड़ करके, और जो है भी तो पाखंड वाली। ये वर्ग जो है आज तक जो है ये हमारा देश बात बात पर हिंदू मुस्लिम की नफरत से जूझ रहा है। किसका आता है? पाखंड बस दिखा दिया। ये जड़ से कैसे जाएगा किसी की वो चिंता नहीं। आज भारतीय जनता दल साधन विहीनता की भी स्थिति में ये लड़ रहा है और ये समझता है कि हम कामयाब हो चाहे ना हो, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए इस देश में भारतीयता आधारित एकता लाना बहुत जरूरी है, इस मुल्क की हिफाजत और मुल्क के अस्थायित्व के लिए। और सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारी आवाम अब धीरे धीरे इसको वो समझ रही है। तो कहने का मतलब ये जो बौद्धिक वर्ग और संभ्रांत वर्ग है, उसको भारतीय जनता दल बस यही कहना चाहता है। वैसे तो संसाधन होते ही ग्रुप बना करके, समूह बना करके और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता दल उनके सामने आएगा। उनसे बस यही कहना चाहता है, यह देश सबसे ऊंचा है, क्या ये भावना उनमें नहीं है? देश सर्वोच्च है, ये भावना उनमें नहीं है? क्या उनमें ये भावना नहीं है कि देश ये सुरक्षित रहेगा तभी सब कुछ और इंक्लूडिंग उनकी जो नौकरी है, उनकी स्थिति जो है वो महफूज रह पाएगी? हम नहीं कहते मैंने ये ख्याल छोड़ देना कि उनके कुछ मकान अमेरिका में होंगे, कुछ मकान इंग्लैंड में होंगे, कहाँ होंगे, ये छोड़ दीजिए। भारत यदि कमजोर हुआ तो वो कितनी भयानक स्थिति होगी, सब लोग ये सोच लें। और जो ये दौर चल रहा है सिर्फ भारत को कमजोर करने का, बात पर हिंदू मुस्लिम की नफरत, ये क्या है? हमारे भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी इस देश को कमजोर करने की साजिशें चल रही है। एक मुद्दा शांत नहीं हुआ तब तक दूसरा, तब तक वो ज्ञानवापी वाला आ गया। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि देश को शांत होने दीजिए। अब बराबर इनमें एक टेंडेंसी है, और ये देखिए जितने भी चैनल वाले, जी न्यूज और जो है वो रिपब्लिक भारत, आज तक, NDTV, हिंदू मुस्लिम ये चला रहे हैं, वो जहर भर रहे हैं। तो पहले देश की सोचिए, अपने भारतीय समाज की आप सोचिए। बस यही कहना चाहता है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि यदि देश महफूज रहेगा तभी बाकी चीजें, हिंदू सनातन या इस्लाम आस्था या आपका ईसाई आस्था, सिख आस्था महफूज रह सकती है। ये हिंदू सनातन का नाम ले करके, हालांकि वो हिंदू सनातन के रहनुमा हो नहीं सकते। जरा आप लोग बताइए, ये क्या ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हिंदू सनातन का रहनुमा है? वो बिल्कुल नहीं। वह तो GNPC और वाम दलों का, और हमने ये एक डाउट भी ये प्रकट किया था, हो सकता है चीन की फंडिंग भी इसको मिलती हो। इस देश को अस्थिर करने का ये एजेंडा जो है वो चला रहा है। इसलिए वो हर कोई वो पहलू जो इस देश में जो है वो नफरत को कम कर सके, उसका ये मजाक उड़ाता है। अब जैसे भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है भाई भारतीयता आधारित भाईचारा, लेकिन उसी भाईचारे का ये उसका मखौल उड़ाता है, कहता है कि देश में यानी भाईचारा कहाँ है? वो भाईजान और हम चारा। जिसके दिमाग में इतना जहर भरा हो, यानी भाईजान यदि उनको कह दिया गया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, तो इसके अनुसार मतलब कि देश उनसे घृणा करे। जहाँ वो संबोधन जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में प्रचलित है, यदि उनका प्रयोग किया जाए तो इसके अनुसार गद्दार
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अनुसार कि उससे घृणा की जाए, ये मंशा है इसकी। तो अभी फिलहाल अब सबसे पहले तो जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय मतदाता भारतीय भाई बहन, इनके इलाज की सोचिए। और इनका इलाज सिर्फ किसी के पास नहीं है, सिर्फ है वोट और ईवीएम मशीन। सजग होइए और छिटपुट नहीं, सब लोग एक होकर के भारतीयता के आधार पर, वह भारतीयता के आधार पर एकता जो है भारतीय समाज को भी मजबूत करेगी, हिंदू बनाम जो है मुस्लिम की जो नफरत को भी समाप्त करेगी, हमारे देश को मजबूत भी करेगी। और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, बिखरने वाली ताकतें हैं, उनका भी इलाज जो है वोट और ईवीएम मशीन के जरिए करेगी। तो इसलिए भारतीय एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित जो है सद्भाव, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत को अधिक से अधिक बढ़ाइए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। और परम राष्ट्रीय कि ये जो है भारतीय एकता के लिए जो है इसको जन जन तक जाना बहुत जरूरी है। और बस यही बताना है कि भाई हमारे देश के सभी लोग सिर्फ भारतीय अलावा सिर्फ वो भारतीय हैं, इसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं, सिर्फ भारतीय। ये हिंदू मुस्लिम कहना बिल्कुल छोड़ दें। पहले अवाम जो है इस दिशा में, इस रूप में सजग हो जाए। बाकी तो इलाज जो है इसे टीवी चैनलों का भी हो जाएगा, राजनीतिक दलों का भी हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का भी हो जाएगा, और जो है और इसका भी और भी जो बौद्धिक वर्ग है उसका इलाज संभव है। लेकिन पहले अवाम जो है अपने को भारतीय समझ करके वैसा व्यवहार करे, उसे एकता लाए जो है, और ये बहुत जरूरी है। इसी को बल दे करके प्रचार करना, इसी के प्रति जो सबकी आस्था में सबकी आस्था होनी चाहिए। और सब लोग जो है इसके प्रति संवेदनशील हों, कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों, और जो है इसके लिए कमिटेड हों। तो सिर्फ भारतीयता, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।